नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स 2022 के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मॉक टेस्ट देने से डर लगता है। इसी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज हम विवेक सर से लेंगे, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि विवेक सर खुद ओनली आईएएस टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनके अंडर में सारी टेस्ट सीरीज बनती हैं। आईडीएमपी जो आपने सुना है, जो काफी अच्छे टेस्ट हैं, वो भी उनके अंडर में होता है, वो क्वालिटी इंश्योर करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट सर के अंडर में चले हैं, तो हम उनसे ही आंसर लेना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेरी वेरी थैंक यू कि आप अपना टाइम दिए इतने बिजी शेड्यूल से। सो थैंक यू सो मच सर, आप आने के लिए। थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात भी किया है कि वो कंप्लीट तो कर लेते हैं सिलेबस, बट टेस्ट देने में डरते हैं या टेस्ट देना नहीं चाहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो बच्चा पढ़ाई अच्छे से किया हो और टेस्ट ना दे तो क्या काम चल जाएगा उनका? दो चीजों के बारे में मुझे क्लैरिटी देनी है। देखिए, पढ़ाई करना ये एक चीज होती है और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ये एक चीज होती है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम पढ़ाई सिर्फ कर रहे हैं या एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। खुद को प्रिपेयर करने का मतलब है पढ़ना, उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना ताकि जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में फिट बैठे, हम रिकॉल कर सके। ये उसका उद्देश्य है। और तीसरी बात जो है कि प्रैक्टिस, मतलब रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, ये तीन कंपोनेंट को समराइज करने के बाद, ऐड करने के बाद ही हम क्यूमुलेटिवली खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और तीनों का महत्व बहुत ज्यादा है, मतलब बिना पढ़े हम रिवाइज नहीं कर सकते और बिना प्रैक्टिस से हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिस यहाँ पे जो है, जैसे आपने कहा कि पढ़ेंगे सिर्फ रिवाइज करेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उससे क्या मतलब क्या इससे काम चल सकता है? तो देखिए, काम तो नहीं चल सकता ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं तो 100 क्वेश्चंस में से जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस आए। अब हम जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद हमें समझ में आता है, जैसे मैंने कोई चीज पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद मैंने उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद भी ऐसे कई सारी चीजें होती है, कई सारे कंसेप्ट होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा है और हमें आते हैं, बट हमारा हमें आता है या नहीं ये तो हमें तभी पता चलता है जब हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जब जैसे कि अगर मैंने सिर्फ पॉलिटी का एक सेक्शनल टेस्ट दिया, लेट से आपने प्रयास टेस्ट ज्वाइन किया या कोई एलएमएल में से आप पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, उन 100 में से हो सकता है कि हमें 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन काफी अच्छे से आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहे हैं ये हमें तभी पता चलता है जब हम एग्जाम देते हैं। जब अनटिल एंड अनलेस वी डोंट टेस्ट अवरसेल्फ वी डोंट गेट वेयर वी आर लैकिंग। सो वेयर वी आर लैकिंग एंड व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू फोकस अपॉन मच again and again, that we get to know only by attempting test, and that makes our preparation complete. ओके, मतलब सर आपके अकॉर्डिंगली कि हम पढ़ लें, उसके बाद रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो रिव्यू के लिए हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो बट इसमें एक और कंसर्न देखने को मिलता है, क्योंकि हर एस्पायरेंट जो है एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो कुछ एस्पायरेंट्स मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उन्हें ये लगता है कि हमने टेस्ट दे दिया, हम स्कोर नहीं कर पाए, हम लो फील कर रहे हैं, अब तो ये तो हमारे लिए घाटा हो गया। तो क्या रीजन हो सकता है सर कि उनको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, टेस्ट देने से फायदा नहीं होता, ये बात मतलब कहीं भी एग्री करने लायक नहीं होती है। टेस्ट देने के बाद डेफिनेटली फायदा होता है, टेस्ट देने के बाद मल्टीपल फायदा होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 बार ही सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है, 2 ही बार पढ़ा है, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया। तो 2 ही बार पढ़ना इतना इनफ नहीं है, बट टेस्ट देने, तो इस वजह से मेरा टेस्ट देने के बाद मेरा स्कोर जो है कम आ जाएगा। स्कोर कम आ गया, दिस एक्ट एज अ आई ओपनर फॉर अस जब हमें टेस्ट देते हैं, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं देते हैं और हम इस इमेजिनेशन में, इस इल्यूजन में जीते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो वी विल नेवर कन्फ्रंट विद द रियलिटी कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो टेस्ट देने के बाद अगर हमें 0 भी स्कोर आता है, अगर हमें निगेटिव में भी स्कोर आता है, तो इट इज अ बेनिफिट इटसेल्फ। हमें इसको निगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा स्कोर कम आ रहा है इसका मतलब हमारे जो अभी तक की प्रिपरेशन है वो इतनी इनफ नहीं है, हमें इसको और भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ये हमें उसमें से सीखना चाहिए। तो टेस्ट देने से फायदा नहीं होता, ये तो बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल एग्री होने लायक नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि टेस्ट देने से
हमें वो एरियाज पता चलते हैं कि कौन से एरिया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा या नेशनल पार्क्स पढ़े, ये सारी चीजें तो अच्छे से पढ़ ली है, कन्वेंशंस पढ़े, लेकिन उसमें समझ लीजिए बॉन कन्वेंशन पे क्वेश्चन था और बॉन कन्वेंशन मैंने पढ़ा भी था, बट मुझे इस पॉइंट पे अच्छे से याद नहीं आया। तो मुझे इससे दो चीजें पता चलती है कि एक तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि हमने जो पढ़ा वो हमें टाइम पे याद आए ही, तो इस चीज के लिए हम प्रिपेयर होते हैं कि एग्जाम में हमें याद कैसे रखना है। और दूसरी चीज, मैंने बॉन्ड कन्वेंशन पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं है, ये चीज मुझे अटेम्प्ट करने के बाद पता चली, तो मैं उसी समय बॉन्ड कन्वेंशन को पढ़ूंगा। तो जिस दिन यूपीएससी में अगर बॉन्ड कन्वेंशन पे क्वेश्चन आ गया तो फॉर श्योर मेरा गलत नहीं होगा, तो ये भी उससे फायदा होता है। तो वी शुड नेवर गो ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन द टेस्ट। अभी हमारे टेस्ट में हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं इस पे हमें नहीं जाना है, या कितना स्कोर में मिल रहा है ये नहीं, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें टेस्ट को एक लर्निंग एक्टिविटी की तरह देखना चाहिए। टेस्ट अटेम्प्ट करके हम खुद में कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, खुद के प्रिपरेशन के जो वीक एरियाज है उन्हें कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है टेस्ट सीरीज को देखना चाहिए। सभी सभी एस्पायरेंट्स ने इस पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। ओके सर, मतलब अगर इस बात को ऐसे कंक्लूड करें तो सही होगा कि मतलब टेस्ट देने पे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको इशू आ रहा है, देन आप उसको जाके विजिट करिए, पढ़िए और देन इम्प्रूव कीजिए। इस तरह से हम बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा एक बात। काफी स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करने में हमारे 3 या 4 घंटे जाते हैं और काफी टाइम हमें लगता है। तो एनालिसिस कैसे करें? टेस्ट को एनालिसिस करना एक तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने समझ लीजिए 100 में से 50 क्वेश्चन हमारे करेक्ट आए, 50 क्वेश्चन में हम करेक्ट नहीं कर पाए, तो उसको हम टाइम वेस्ट के तौर पे नहीं देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जो 50 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे वो अगर हम देखते हैं, एक बार सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कम से कम जो हमें नहीं आ रहे थे उसका कंटेंट बिल्ड हो जाएगा। और उसमें समझ लीजिए 3 या 4 घंटे चले भी गए तो वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि उतने 3 4 घंटों में हमें क्या नहीं आ रहा था उसका रिवीजन हो गया है। तो काफी लोग इसको जो टाइम वेस्ट होता है या काफी टाइम चला जाता है इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो लेट इट टेक 4 hours 5 hours, डोंट वरी अबाउट इट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द टेस्ट वेयर वी मेड रॉन्ग, वेयर वी मेड मिस्टेक्स, एंड व्हाट आर द एरियाज व्हिच वी लैक। ओके विवेक सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में था, पर्सनल भी एक क्वेश्चन था मेरा ये, कि जैसे मुझे जितना याद है कि 2016 में करंट के क्वेश्चंस बहुत आए थे और रिसेंट ईयर में जो लगातार क्वेश्चंस आए हैं मैंने उतना एनालिसिस तो नहीं किया, तो बट 16 में बहुत आए थे। तो अभी करंट टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर की, और अभी 2022 के लिए जो प्रीलिम्स होगा उसमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसके लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए? करंट अफेयर्स तो देखो, करंट अफेयर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन है एग्जाम का। स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस होंगे, करंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट कुछ कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी करंट से लिंक्ड होते हैं। अभी समझ लीजिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन आ गया या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन आ गया। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये जो टॉपिक है ये स्टैटिक है, लेकिन ये टॉपिक ऑल ऑफ सडन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया? हो सकता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कुछ साल भर में न्यूज में हो, कुछ उसके शेड्यूल के बारे में, जैसे शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, इनके बारे में कुछ न्यूज में हो। तो इस तरह से भी अब वो क्वेश्चन ऑन इट्स फेस prima facie it doesn't sounds like it is a current affairs question, but it is linked with the current affairs somewhere that was in the news। वो टॉपिक भले ही स्टैटिक था लेकिन वो न्यूज में था। तो करंट अफेयर्स से डायरेक्ट भी क्वेश्चन अगर नहीं आते तो इनडायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते ही है। इसीलिए वी शुड हैव अ वेरी गुड वॉच अपॉन द करंट अफेयर्स, अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव अपॉन द करंट अफेयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हिस्ट्री तो वैसे स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, वो हो चुकी चीजें हैं, लेकिन फिर भी करंट में अगर कुछ हो रहा है तो उसको लेके भी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उनको लिंक करके क्वेश्चन आए हैं। तो करंट अफेयर्स का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। दोनों को मुझे लगता है कि इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जो हम मंथली मैगजीन या जैसे अभी हमारा उड़ान 500+ है, कंपाइलेशन है, उसमें हमने कोशिश की है कि करंट अफेयर्स की सारी चीजें उसमें कवर हो। तो उतने से तो कवर अपना उड़ान 500+ रीड करने से करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा, प्लस स्टैटिक तो हम कर ही रहे हैं तो वो भी करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से बताया। हाँ सर, अभी ना मुझे याद आया एक चीज और, अभी लास्ट प्रीलिम्स का जब एग्जाम हुआ था, सो ओनली आईएएस की टीम पूरी बैठी थी, मैं भी बैठा था और मैं भी एनालिसिस कर रहा था पेपर का, हम लोग को आंसर की बनानी थी। उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था और जिसका आंसर की भी निकाला मैंने ये रियलाइज किया कि वो करंट अफेयर में 2 साल पहले था।
और मैंने ये एग्जैक्टली। चीज डिस्कस भी की थी, वहाँ और भी फैकल्टी थे, उनको बताया मैंने कि करेक्ट। ऐसे हुआ है, और एक दो बार मेरे साथ ऐसे और भी हुआ है, तो उनका भी यही कहना था करेक्ट। कि वैभव ये हर साल होता है कि तुम्हारे कुछ करेक्ट। क्वेश्चंस करंट अफेयर के ऐसे आएंगे कि 2-3 साल पुराने होंगे। तो बच्चे कुछ उस पर जोर देना शुरू कर देते हैं, उसको लेकर परेशान होते हैं, तो उस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? इसको लेके मतलब बच्चों का जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि करंट अफेयर्स हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। मतलब हमें 1 साल का पढ़ना है, 1.5 साल का पढ़ना है, 2 साल का पढ़ना है। और मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप लास्ट 10 to 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़िए। पर उसमें स्टूडेंट्स का जो काउंटर आर्गुमेंट्स होता है, लेकिन सर 1.5 साल पुराने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, 2 साल पुराने भी। अब देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसी पुरानी चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम, अगर देखिए हम कोशिश भी करते हैं 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो ये पढ़ तो लेंगे लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज नहीं कर पाने की वजह से हम उसको अपने मेमोरी में फिट नहीं कर पाएंगे। और अगर फिट नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बाद हम उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो इट इज नॉट वर्थ। अगर हम 2 या 3 साल बहुत ज्यादा पुराना करंट अफेयर तो हम नहीं पढ़ सकते। और करंट अफेयर्स में इट इज नॉट करंट अफेयर्स, आई वुड लाइक टू से इट इज अ कॉन्टेम्प्ररी अफेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। करंट और कॉन्टेम्प्ररी में डिफरेंस ये है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये अगर पर्टिकुलर चीज है, ये करंट अफेयर में 1 महीने से नहीं है। आप पिछले 2-3 साल के या 5 साल के कोई भी मैगजीन में देखिए, एनपीए आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स अगर हम 1 साल का भी पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा कोई इशू छूट जाता है। वैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया था, जीनेक्स जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और वो न्यूज में 2-3 साल पहले से था। बट ऐसा नहीं है कि वो 2-3 साल, इसके लिए 2-3 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सेम चीज रिपीटेटिवली काफी बार न्यूज में होती है, बस हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। तो 1 साल पुराना करंट अफेयर्स भी इनफ हो जाता है मुझे लगता है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक तरफ और एक तरफ टेस्ट सीरीज है, सो इन दोनों में से किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए इस टाइम पे? देखिए प्रायोरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर कोई इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि इस पॉइंट्स पे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करते हैं। तो देर इज नो पॉइंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने नहीं देखने, वो कंपल्सरीली देखने हैं। और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी भी हम उन पे एक थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम अगर गो थ्रू भी करते हैं तो उनका पैटर्न, काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, द लैंग्वेज दे यूज इन देयर क्वेश्चंस, उस हिसाब से हम थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर दोनों में कंपैरिजन करना है तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस को हम आउटराइटली इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस तो हमें करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से हमें समझ में आएगा कि वो 2 घंटों में हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरह के क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में मेरी स्ट्रेंथ है या इकोनॉमिक के क्वेश्चन में मेरी स्ट्रेंथ है। ये सारी जो चीजें हैं ये समझने के लिए तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर, उनको गो थ्रू करके पैटर्न को एनालाइज करे, लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन के टाइप को समझे, और प्रैक्टिस करके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ के उन्हें जो वीकनेस है उनको दूर करके अपने प्रैक्टिस को परफेक्ट या कंप्लीट लेवल पे लेके आए। ओके सर। अच्छा सर, मेरा एक कंसर्न था, और ये आप मत समझिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, एक मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म है कह सकते हो आप। जैसे हर किसी चीज को क्रिएट करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो जैसे ओनली आईएएस क्रिएट हुआ तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था, देन जैसे से आगे बढ़ा उसमें कोर्सेस वगैरह आए उसका भी एक ऑब्जेक्टिव था। इसी तरीके से जो हमने एलएमएल क्रिएट किया है, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए, तो अगर इसमें हम बात करें, इसमें हम क्या आउटकम आउटकम को एश्योर कर रहे हैं विद कंडीशंस, मतलब कि हाँ चलो अगर तुम इस तरीके से इसको फॉलो करते हो तो इतना तो एश्योरेंस तुम्हें मिल सकता है। जैसे एलएमएल हो या कोई भी टेस्ट सीरीज हो, हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम जो बनाते हैं, प्रयास हो, एलएमएल हो, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई, ये सभी टेस्ट सीरीज में उद्देश्य यही होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्टली यूपीएससी में, या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कोई क्लेम नहीं कर सकता है।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस से देखिए सिलेबस जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये जो सब्जेक्ट्स है, इन सिलेबस पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा एरियाज को हम टच करेंगे। इकोनॉमी के हमने समझ लीजिए एक इन्फ्लेशन चैप्टर पे 20 to 25 क्वेश्चंस अगर हमने प्रैक्टिस कर लिए, तो 20 to 25 क्वेश्चंस के थ्रू इकोनॉमी के इन्फ्लेशन चैप्टर के हर एरिया को, हर कॉर्नर को, नूक एंड कॉर्नर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि टेस्ट के थ्रू हम सारे जो टॉपिक्स है उनका कवरेज हो जाए और कोई भी टॉपिक छूटे ना। ऐसा भी काफी बार होता है, समझ लीजिए इन्फ्लेशन चैप्टर है, अब हर व्यक्ति अलग अलग सब्जेक्ट मतलब अलग अलग बुक से वो चैप्टर पढ़ सकता है, आपका सोर्स अलग हो सकता है, मेरा सोर्स अलग हो सकता है, लेकिन 25 क्वेश्चंस के, और समझ लीजिए मैंने XYZ कोई सोर्स से इन्फ्लेशन चैप्टर को कवर कर लिया है, और उसमें पर्टिकुलर एक जो टाइप था इन्फ्लेक्स का कोई इंडेक्स, इन्फ्लेशन का कोई इंडेक्स था, वो उस बुक में कवर नहीं था, लेकिन अपने क्वेश्चंस के थ्रू वो सारी चीजें कवर हो जाती है। इसीलिए अगर आपने कोई भी रैंडम बुक पढ़ी हो और उसमें कुछ चीजें अगर कवर नहीं भी हो, तो भी हमारे टेस्ट में हम ये इंश्योर करते हैं कि हर चीज पे क्वेश्चन पूछा जाए इन्फ्लेशन के जो इंपॉर्टेंट है, और उससे हर चीज मतलब हर हर टॉपिक को, हर सब टॉपिक को कहीं ना कहीं टच करने की हम कोशिश करते हैं, और उस पे सॉल्यूशन के थ्रू अच्छा कंटेंट देते हैं, ताकि उन्होंने अगर किसी बुक में कुछ टॉपिक मिस भी हो गया तो हमारे सॉल्यूशंस के थ्रू उनका वो कंटेंट बिल्डिंग हो जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट, हमारे जो टेस्ट सीरीज है या जो भी प्रोग्राम है, उसका सोल पर्सपेक्टिव यही होता है कि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, आपके अगर कोई एरिया जो छूटे हैं किसी सोर्सेज से, किसी बुक से, तो वो भी यहाँ पे कवर हो, और जो करंट में, जैसे हमारे इकोनॉमी के टेस्ट में, पॉलिटी के टेस्ट में, IR के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट से लिंक्ड होते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है लेकिन करंट से लिंक्ड है, जिसका कुछ न्यूज में चल रहा है, तो वो भी सारी चीजें, जरूरी नहीं कि हमने कोई मैगजीन पढ़ी और उस मैगजीन में हमारे सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज कवर हो गए। तो क्वेश्चन ही इतने सारे होते हैं, जैसे LML में या प्रयास प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं तो 1000 से ज्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है लास्ट के 1 and 1.5 ईयर्स से। इसका मतलब 1000 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन के थ्रू करंट अफेयर का हर जो कंपोनेंट है जो पिछले 1-1.5 साल में आया है, उसको कहीं ना कहीं वहां पे कवर अप किया है। तो वो जो फियर है, बिकॉज एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा प्रेशर जो आता है, आप ये स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा नोट डाउन कर सकते हैं, कई टॉपर्स ने कहा है कि एग्जाम के जो 2 घंटे हैं वो मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हम इसलिए मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग, कुछ तो छूटा है मेरा, कुछ तो ऐसी चीज है जो मैंने नहीं पढ़ी है, कुछ तो फरवरी का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, या पर्टिकुलर ये वाली डेफिनेशन या ये पर्टिकुलर चीज करंट अफेयर्स की मैंने नहीं पढ़ी है। ये जो फियर ऑफ मिसिंग है, ये सबसे बड़ा पैनिक करता है। इस वजह से हमारे टेस्ट में ये चीज इंश्योर की गई है कि आपका करंट अफेयर और स्टैटिक का हर चीज जो पिछले 1-1.5 साल में आया, और स्टैटिक का जो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जाए, ताकि ये टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट सॉल्व करने से स्टूडेंट को एटलीस्ट एक चीज तो पक्के गारंटी से बता सकता हूँ कि उन्हें फियर ऑफ मिसिंग समथिंग ये कभी नहीं होगा, और यही इंश्योर करने का हमारे टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है। सर मतलब कहीं ऐसे बोल सकते हैं इसको कि कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जो है वो एंजाइटी कम कर सकती है आपकी, क्योंकि आपने कुछ ऐसे सेक्शंस को नहीं कवर किया होगा जो कि आप जब सीरीज को सॉल्व करोगे, जब सोल्यूशन देखोगे, तो वो चीज भी कवर हो जाएगा, और औरों के मुकाबले आप कहीं ना कहीं अपनी जो प्रिपरेशन उनके मुकाबले बैलेंस कर पाओगे। एक एज रहता है, क्योंकि हमारा कंप्लीटनेस रहता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जरूर से आप अगली बार भी टाइम दीजिएगा सो दैट कि और भी क्वेश्चन पूछ सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।